आप सभी को नमस्कार। स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना के तहत जीएसटी सब्जेक्ट में अब हम अगली जो टॉपिक हम लेने जा रहे हैं वो है सप्लाई का समय, यानी टाइम ऑफ सप्लाई। अभी टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ने की ज़रूरत क्यों होती है? तो यदि मान लीजिए मेरे द्वारा आपको कोई गुड्स सप्लाई किए जा रहे हैं कि जहाँ पर मैं एक सप्लायर हूँ, आप एक रेसिपेंट है, तो किस समय मेरे फैक्ट्री से ये सामान चला, आपके फैक्ट्री में ये सामान कब पहुँचा, आपने मुझे पेमेंट कब किया, मुझे मेरे अकाउंट में पेमेंट कब मिला, मैंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब एंट्री करी, ये सभी का समय जो है वो अलग अलग हो सकता है। तो क्योंकि सबके टाइम अलग अलग रहते हैं, तो जीएसटी की जो देयता है वो उत्पन्न कब होती है, यानी वो कौन सा पॉइंट इन टाइम है जब जीएसटी की लायबिलिटी फाइनली अराइज होएगी और आपको जीएसटी का पेमेंट करना रहेगा। क्योंकि सबकी डेट्स अलग हैं, हो सकता है सबके मंथ्स अलग हो जाएं, तो ऐसे केस में क्या जीएसटी को हम डेफर करेंगे या जल्द से जल्द कलेक्ट करना चाहेंगे? तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, जीएसटी को जल्द से जल्द कलेक्ट करने की गवर्नमेंट कोशिश करती है और उसी के इर्द गिर्द पूरा लॉ जो है वो क्रिएट किया गया है। तो आइए समझते हैं कि ये जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो कैसे निकाला जाता है। तो इसको मैं दो हिस्सों में जो है उसका वर्गीकरण करूंगा। सबसे पहले मैं गुड्स की बात करूंगा और उसके बाद में सर्विसेज की। तो अगर टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स की बात की जाए तो इसके अंदर जो 99% केसेस हैं वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के होते हैं। अभी फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज के बीच का अंतर क्या है, मैं ब्रीफली आपको समझा देता हूँ। फॉरवर्ड चार्ज जो कि ऑलमोस्ट 99% केसेस में कवर होता ही है, उसमें गुड्स अगर मेरे द्वारा आपको सप्लाई किए जा रहे हैं तो आप गुड्स की वैल्यू प्लस जीएसटी का सम मुझे देंगे और मैं सरकार तक जीएसटी पहुंचाऊंगा। तो ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है। रिवर्स चार्ज कुछ उन केसेस के लिए होता है जहां पर गुड्स मैं आपको सप्लाई कर रहा हूं पर आप मुझे केवल उस गुड्स की वैल्यू का अमाउंट पे कर रहे हैं और उस पर जो भी जीएसटी लगता है वो मुझे सरकार तक पे करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए आप मुझे नहीं देते, आप खुद जाकर एज ए रेसिपेंट सरकार के पास वो जीएसटी को जमा करते हैं, तो उन्हें कहा जाता है रिवर्स चार्ज केसेस। तो आइए समझते हैं कि टाइम ऑफ सप्लाई फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है। तो ये दिया हुआ है सेक्शन नंबर 12 में, जहां पर इन तीन चीज़ों की तिथियां जो हैं इनमें से जो सबसे पहले हो जाएगा वो टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। तो कौन सी वो तीन चीज़ें, आइए समझते हैं। सबसे पहला है जब इनवॉइस को इशू किया जा रहा है या वो लास्ट डेट जब तक इनवॉइस इशू कर देनी थी, तो जिस दिन वो बिल यानी टैक्सेबल इनवॉइस जो है जब इशू किया गया या वो लास्ट डेट जब तक इनवॉइस इशू हो जानी थी, दोनों में से जो पहले है ये पहली तिथि बनेगी। दूसरी वो डेट जब पेमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है सप्लायर के बुक्स में, यानी जो भी खाता हम हमारा मेंटेन करते हैं चाहे इलेक्ट्रॉनिकली चाहे फिजिकल फॉर्म में, तो उसके अंदर जब भी हम पेमेंट रिकॉर्ड कर लेंगे एज अ सप्लायर तो वो बन जाएगी डेट नंबर 2। और डेट नंबर 3 होगी जब हमारे बैंक अकाउंट में एज अ सप्लायर हमारे बैंक अकाउंट में जब पैसे पहुंच जाएंगे रेसिपेंट के, तो वो बन जाएगी डेट नंबर 3। इन तीनों डेट्स में से जो सबसे पहले हो जाएगा वो बन जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। अब हमने बात करी कि टैक्स इनवॉइस जब तक इशू हो जानी थी, लेकिन हमें ये नहीं पता कि टैक्स इनवॉइस कब तक इशू होने की लास्ट डेट रहती है। तो अगर आपने इसके बाद भी टैक्स इनवॉइस इशू करी तो कोई दिक्कत नहीं, हम उससे पहले ही मान चुके हैं। तो टैक्स इनवॉइस जो है वो कैसे मेजर की जाती है, उसकी लास्ट डेट कैसे मेजर की जाती है, वो सेक्शन 31 में लिखा है। कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जब टैक्सेबल गुड्स सप्लाई करता है तो कायदे से उसको उस दिन या उस दिन से पहले टैक्स इनवॉइस इशू करनी होगी। पहला, जब रिमूव करे जा रहे हैं गुड्स रेसिपेंट के सप्लाई करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर जगह से जहां पर मूवमेंट ऑफ गुड्स नेसेसरी है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी फैक्ट्री में अपने ट्रक में सामान लोड करके आपके लिए रवाना कर दिया, तो रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर सप्लाई टू द रेसिपेंट जहां पर मूवमेंट ऑफ गुड्स जरूरी है। बाकी सभी केसेस में जब भी डिलीवरी हो जाए गुड्स की तब मान लिया जाता है वो डेट या उस डेट से पहले जो इनवॉइस है उसे इशू कर देना चाहिए था। तो टैक्स इनवॉइस इन दोनों तरीकों से मेजर की जाती है जब तक इशू करनी होगी, तो या तो वो डेट या उस डेट से पहले कभी भी टैक्स इनवॉइस इशू करनी कंपलसरी होती है। अब वो 1% केसेस जहां रिवर्स चार्ज अप्लाई होता है, तो रिवर्स चार्ज जहां पे अप्लाई होता है उसमें 4 तिथियां हैं, उन चारों में से जो सबसे पहले हो जाता है वो टैक्सेबल जो टीओएस है यानी टाइम ऑफ सप्लाई है वो माना जाता है। सबसे पहला डेट जब गुड्स रिसीव किए जाते हैं रेसिपेंट के द्वारा, ये पहली तिथि। दूसरी, डेट ऑन विच पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रेसिपेंट ऑफ गुड्स, तो जिस दिन पेमेंट एक रेसिपेंट ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख दिया वो डेट मान ली जाती है, डेट नंबर 2। डेट नंबर 3 होती है कि जिस दिन पेमेंट कट गया रेसिपेंट के अकाउंट से, यानी रेसिपेंट ने सप्लायर को पेमेंट किया तो जिस दिन उसके खाते से वो पैसा कट गया वो हो गई डेट नंबर 3। और चौथा,
31वां दिन फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। सप्लायर ने जब भी इनवॉइस इशू करी थी उसके 31वें दिन जो भी डेट पड़ेगी वो होगी चौथी डेट। इन चारों डेट्स में से जो सबसे पहले हो गया वो बन गया टाइम ऑफ सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब ये सारे जो भी हमने फॉर्मूले सीखे या जो भी हमने कैलकुलेशन सीखे, अगर इनमें से कोई भी अप्लाई नहीं हो पाता तो कोई दिक्कत नहीं है, जीएसटी के पास उसका भी समाधान है। उन्होंने कहा कि अगर बाकी पैरामीटर्स के माध्यम से टाइम ऑफ सप्लाई नहीं मेजर किया जाता तो फिर डेट ऑन विच गुड्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई, यानी रेसिपिएंट के खाते में जैसे ही वो गुड्स रिकॉर्ड हो जाते हैं कि हमें मिल गए, वो डेट मान ली जाती है एज द टाइम ऑफ सप्लाई। अब कई बार गुड्स जो हैं वो सप्लाई इस बेसिस पे भी किए जाते हैं कि किसी सप्लायर ने वाउचर्स इशू कर दिए। अब वो वाउचर्स जो हैं वो आप कब आकर जो है वो रिडीम कराते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई फूड पास है जिसके तहत आप ग्रोफर्स से कोई सामान खरीद सकते हैं, आप बिग बास्केट से कोई सामान खरीद सकते हैं, आप जोमेटो से कोई ऑर्डर कर सकते हैं। अब मुझे नहीं पता कि आप आज से 3, 4, 5 महीने बाद कब उस चीज़ को जो है वो ऑर्डर करेंगे और उन चीज़ों में से भी कौन सी चीज़ ऑर्डर करेंगे। किसी पे 5% जीएसटी लगता है, किसी पे 18% लगता है, किसी पे जीएसटी लगता ही नहीं है। तो अब ऐसे केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे मेजर की जा सकती है? तो इसमें कहा जाता है कि जिस दिन उस वाउचर का रिडेम्पशन करने के लिए आप आएंगे वो डेट मान ली जाएगी एज द टाइम ऑफ सप्लाई। तो उस दिन जो भी जीएसटी का एप्लीकेबिलिटी रहेगी वो टाइम ऑफ सप्लाई उस पर लागू हो जाएगा। लेकिन यदि कोई ऐसा वाउचर है जिसमें हमें पहले से पता है कि इसके एवज में क्या खरीदा जा सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई शर्ट का कूपन है, एरो के द्वारा एक कोई शर्ट का कूपन दिया गया जिसके अगेंस्ट केवल और केवल शर्ट खरीदी जा सकती है और इस पे हमें पहले से ही पता है जीएसटी का रेट क्या लागू होगा, तो जिस दिन इसे इशू किया जाएगा, वाउचर जिस दिन इशू किया जाएगा सप्लायर के द्वारा, वही डेट टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी, चाहे फिर रिडेम्पशन कभी भी होए। तो इस तरीके से टाइम ऑफ सप्लाई निकाला जाता है गुड्स के लिए। कुछ बचे कुछ केसेस होते हैं, रेसिडुअल केसेस जिसे कहते हैं, वहाँ पर कैसे टाइम ऑफ सप्लाई निकालते हैं गुड्स के लिए? तो दो चीज़ें होती हैं, जहाँ पर या तो डेट ऑन विच रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड वो बन जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई, या वो डेट जिस दिन जीएसटी पे किया जाता है वो बन जाता है टाइम ऑफ सप्लाई। तो ये सिर्फ कुछ बचे हुए केसेस हैं, रेसिडुअल केसेस जिन्हें हम कहते हैं, उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई निकाला जाता है। यहाँ पर आकर हमारे सभी गुड्स का कैलकुलेशन कंप्लीट होता है। इसके आगे हम चलेंगे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज जब भी हम डिस्कस करते हैं तो उसके अंदर हमें पहले जानना होता है कि इसके टैक्स इनवॉइस को कैसे इशू किया जाता है। तो कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जो टैक्सेबल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो सर्विसेज के दौरान, सर्विसेज के पहले या सर्विसेज के बाद इनवॉइस इशू कर सकता है, पर कम से कम उस दिन तक उसे कर देना चाहिए जो जीएसटी लॉ में लिखा है। तो जीएसटी लॉ ने एक बात कही है कि जब सर्विसेज दी जा रही हैं उसके कुछ समय के अंदर अंदर आपको टैक्सेबल इनवॉइस जो है वो इशू कर देनी होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे भी कंडीशंस हैं, कुछ ऐसी भी सर्विसेज हैं जिसमें कहा है कि आपको टैक्सेबल इनवॉइस इशू करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक डॉक्यूमेंट इशू करना है, उसके माध्यम से भी सप्लाई रिकॉर्ड हो जाएगी। या कुछ ऐसे भी केसेस हैं जहां कहा है कि टैक्स इनवॉइस ही इशू मत करिए, आप कोई डॉक्यूमेंट भी इशू नहीं करिए। तो हम जानते हैं कि वो कौन सा लास्ट डेट है जब तक सप्लाई हमने कर दी है सर्विसेज की और कितने दिनों के अंदर जो है उस पर्टिकुलर इनवॉइस को इशू कर देना होगा। तो टाइम लिमिट जानते हैं इसकी क्या है। जो भी इनवॉइस यहाँ पर मेंशन किए जा रहे हैं रूल 46 के तहत, उसके अंदर कोई भी टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज जैसे ही की जाती है उसके मात्र 30 दिन के अंदर अंदर आपकी जो टैक्सेबल इनवॉइस है वो इशू हो जानी चाहिए। यानी आपको जो इनवॉइस इशू करनी है टैक्स इनवॉइस, वो 30 दिन के अंदर इशू हो जानी चाहिए। और अगर आप एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है या फिर कोई इंश्योरर हैं तो वहाँ पर ये 30 दिन की लिमिट बढ़ाकर 45 दिन करी गई है। तो 45 डेज अगला लिमिट होता है फॉर द टाइम ऑफ सप्लाई। नाउ टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकाला जाता है? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के तहत। तो फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज के बीच में हमें अंतर बहुत अच्छे से क्लियर है। फॉरवर्ड चार्ज वो मैकेनिज्म होता है जहां पर मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूं और उसके बदले आप मुझे पेमेंट भी कर रहे हैं, जीएसटी का अमाउंट भी दे रहे हैं और जीएसटी मैं सरकार के पास लेकर जा रहा हूं। दूसरा केस होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जहां पर मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूं और आप मुझे केवल मेरे सर्विसेज का पैसा देंगे और इसके एवज में जो जीएसटी लगता है वो आप रेसिपिएंट सरकार के पास लेकर जाएंगे। तो टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकाला जाता है फॉरवर्ड चार्ज के तहत? तो उसके अंदर दो बातें पूछी जाती है। क्या इनवॉइस अंडर सेक्शन 31 वही 30 दिन के अंदर या 45 दिन के अंदर इशू कर दिया गया था कि नहीं? तो अगर आपका जवाब है हाँ कर दिया गया था तो इन तीनों डेट्स में से जो पहले होगा वो बन जाएगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। पहला, जब आपने इशू करी थी वो इनवॉइस, वो पहली तिथि।
दूसरी तिथि हो जाएगी डेट ऑन विच जब पेमेंट रिकॉर्ड किया गया था सप्लायर की बुक्स में, यानी खाते के अंदर जो है उन्होंने एक्रूअल बेसिस पे एंट्री कर दी, तो वो हो जाएगी सेकंड डेट। और तीसरी डेट हो जाएगी या तीसरी तिथि हो जाएगी जिस दिन सप्लायर के बैंक अकाउंट में पैसे पहुंच गए। तो इन तीनों डेट्स में से जो सबसे पहला होगा वो बन जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में। अब दूसरा सवाल आता है कि अगर इनवॉइस आपने उस समय के अंदर इशू नहीं करी थी, वो 30 और 45 दिन के अंदर इशू नहीं करी थी, तो टाइम ऑफ सप्लाई इन तीनों में से पहले वाली तिथि बनती है। पहली तिथि डेट जब वो सर्विस प्रोविजन की गई यानी वो सर्विस दी गई, पहला डेट। दूसरा जब वो पेमेंट रिकॉर्ड कर दिया गया सप्लायर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो हो गया दूसरा डेट। और तीसरा डेट ऑन विच जब पेमेंट जो है वो सप्लायर के बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया, यानी वो पेमेंट जो है वो उसको अकाउंट में मिल गया। इन तीनों डेट्स में से जो पहले होगा वो बन जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। अगर मान लीजिए इन सारे सिचुएशंस को लगाकर भी आप टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकाल पाते तो कोई दिक्कत नहीं है, जीएसटी ने उसका समाधान दे दिया। उन्होंने कहा कि जब रिसीव हो जाएगी वो सर्विसेज बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रेसिपेंट ने जब वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो सर्विस रिकॉर्ड कर ली, वो डेट बन जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई। अब बात करते हैं वो 1% बचे हुए केसेस जो कि रिवर्स चार्ज के अंदर फॉल करते हैं। तो रिवर्स चार्ज के तहत 3 डेट्स का जो पहली डेट होगी वो बन जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई। पहला डेट ऑन विच द पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रेसिपेंट ऑफ सर्विस, यानी जिसने रिसीव करी वो सर्विस उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब उसने पेमेंट दिखा दिया, वो पहली तिथि। दूसरी तिथि जिस दिन उसके बैंक अकाउंट से पैसे कट गए, वो हो गई सेकंड डेट। और तीसरी डेट जब भी इनवॉइस इशू करी थी सप्लायर ने, उसके 61वें दिन जो भी तिथि होती है वो थर्ड डेट बन जाएगी। तो इन तीनों डेट्स में से जो पहले होगा रिवर्स चार्ज के तहत टाइम ऑफ सप्लाई उसे माना जाएगा। अगेन अगर हम मान लीजिए इन सारे सिचुएशंस के थ्रू नहीं निकाल पाते टाइम ऑफ सप्लाई, तो जिस दिन सर्विस की एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हो गई रेसिपेंट के द्वारा, यानी रेसिपेंट ने अपने जो भी खाता खोला है उसके अंदर वो सर्विस रिकॉर्ड कर ली, वो बन जाती है टाइम ऑफ सप्लाई। अब कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जहां यहां पर वाउचर इशू कर दिए गए। आप जानते होंगे कि जैसे किसी सलून की सर्विसेज या फिर कोई स्पा की सर्विसेज, उनके द्वारा वाउचर्स इशू किए जाते हैं, या फिर जियो के द्वारा, एयरटेल के द्वारा भी सर्विसेज के लिए वाउचर्स इशू किए जाते हैं। तो यहां पर वाउचर को कैसे निकाला जाता है? तो जब कोई ऐसा वाउचर इशू किया जा रहा है जिसके अंदर सप्लाई आइडेंटिफाइबल है, यानी इसके अगेंस्ट केवल एक ही टाइप की सर्विस का वेरिफिकेशन हो सकता है। जैसे हम टेलीकॉम सर्विसेज के द्वारा दिए जाने वाले वाउचर्स के अगेंस्ट केवल टेलीकॉम की सुविधा ही जो है उपलब्ध करा सकते हैं। तो क्योंकि हमें पता है इस पे जीएसटी का रेट क्या लगता है, तो जिस दिन ये वाउचर इशू हुआ होगा वो ही दिन मान लिया जाएगा एज द टाइम ऑफ सप्लाई। वहीं दूसरी तरफ अगर हम कोई ऐसा वाउचर इशू करते हैं जिसके अगेंस्ट स्पा की सर्विसेज भी इशू की जा सकती हैं, या फिर उसके अगेंस्ट कोई हेयर कटिंग की सर्विसेज भी ली जा सकती हैं, और सब पे जीएसटी के रेट्स अलग हैं, तो जिस दिन वो वाउचर इशू किया जाएगा वो दिन मान लिया जाएगा एज द टाइम ऑफ सप्लाई। तो इन्हीं सारे सिचुएशंस के थ्रू हम टाइम ऑफ सप्लाई जो है वो कैलकुलेट कर पाते हैं। धन्यवाद।